क्लियर है? इफ द माइन पंप, ये तो आप कर लिए थे ना, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ऊपर वाला कर लिया था, ठीक है, जिसमें पावर, एक पंप है जिसका कि पंप की कैपेसिटी 1450 आरपीएम थी और पंप का जो स्पीड था, पंप का जो पावर था वो 115 किलोवाट था। अगर पंप का स्पीड वापस से 960 आरपीएम हो जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग ने बात कर रहे थे। ठीक है, पावर कितना होगा, तो मैंने आपको इस बारे में बताया था कि पावर क्वांटिटी और स्पीड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ही मैंने आपको सेकंड फेज में बताया था कि आपका हेड और पंप का स्पीड स्क्वायर टाइम्स होता है, और वह थर्ड मैंने बताया था कि पंप की स्पीड और पंप का पावर 3 टाइम्स होता है ना, पावर का क्यूब होता है। इस चीज को आप याद करके रखिएगा तो आपका ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में बता रहे थे, आधे में पावर चला गया था, पावर चले जाने से वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा इस समय WCL में प्रॉब्लम है, मुझे लगा नहीं था सुबह की ओर लाइट गोल होती, लेकिन हो गई। इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे। इस क्वेश्चन में एक चीज है कि इफ ए पंप डेवलप्स 10 बार प्रेशर, फ्लो रेट इज 1500 आरपीएम, द पंप मोटर पावर एट 90% एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन आप ही लोगों के द्वारा सेकंड क्लास में आया हुआ सवाल है, मेरे ये पेन कॉपी से लिख के दिए, बाकी सेकंड क्लास में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्या दिया हुआ इसमें। सबसे पहले फ्लो रेट, 1500 आरपीएम है, लेकिन ये फ्लो है, फ्लो रेट मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ये आरपीएम नहीं बोला था, ये थोड़ा सा मझा जी को कंफ्यूज हो गया, तो एलबीएम है, मतलब लीटर पर मिनट है, ये आर की जगह एल है। ठीक है, एंड द पंप मोटर पावर इज 90% एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसमें ये कहना है लोगों का कि सर इसमें तो कहीं भी आपका हेड नहीं दिया हुआ है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको किलोवाट में सारा दिया है, तो किलोवाट में मैंने क्या बताया आपको, Q इंटू एच डिवाइडेड बाई 102, 60 मल्टीप्लाई बाई 102 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला है। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है किलोवाट में। ठीक है, पावर इन किलोवाट, Q मल्टीप्लाई बाई एच अपान 60 मल्टीप्लाई बाई 102 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब इसमें आपका कहना है कि हमको एच नहीं दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, फ्लो रेट है तो 10 बार प्रेशर। ठीक है, और एच, सॉरी ये फ्लो रेट है, सॉरी जो एच है यही 10 बार प्रेशर ये दिया हुआ है हेड, और फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 1500, फ्लो रेट दिया हो 1500 लीटर पर मिनट, इसको लीटर पर मिनट में ही रखते हैं। अब 1 बार, देखिए देखिए, दो पॉइंट के बीच में अगर हमको पानी को ऊपर चढ़ाना है तो प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है, ये बात मैंने सुबह आपको बताई थी। प्रेशर डिफरेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक कभी भी कोई भी चीज, ठीक है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाती है। जैसे कि आप मुंह में नारियल पी रहे हैं, तो आप नारियल के पास जो आपका पाइप पड़ रहा है, ठीक है, मुंह के पास, वहां आप क्या कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, इसके कारण पानी ऊपर चढ़ता है। तो ये जो प्रेशर है ना, इसी को प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं। तो ये 10 बार प्रेशर जो बता रहा है ना, यही हेड डिफाइन कर रहा है। एक बार प्रेशर इज इक्वल टू आपका होता है 10.19 एमाउंट्स। ठीक है, 19 आपका मीटर होता है, तो 10 बार है, तो 10 बार 10 बार इज इक्वल टू आ जाएगा 101.9 मीटर। ये इसको अगर मैं बोलूं तो ये 102 मीटर के पास आएगा, समथिंग समथिंग 102 मीटर। क्लियर है? अब आपको ये मिल गया, एच बराबर कितना हो गया, 102 मीटर, क्यू की क्वांटिटी आपकी 1500 मल्टीप्लाई बाई 102 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 102, एफिशिएंसी आपकी है 90, तो 0.9 हो गया, ये और ये कट गया, ये आपको कट गया, ये यहाँ से कट गया, तो 9 6 54, तो 150 डिवाइडेड बाई 5.4 जितना है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये लगभग 28 किलोवाट आएगा आंसर में। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये आपका आज का न्यूमेरिकल। अब हम लोग अपनी, अच्छा एक क्वेश्चन है, कुछ लोग हैं, कुछ आप ही लोग से हैं, देखिए टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अभी उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाई है, तो
अभी हमने टेस्ट सीरीज लेना चालू नहीं किया है। कुछ लोग हैं जो पुराने स्टूडेंट्स है वह अलग अलग इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज लेते हैं, जैसे है ना। तो एक आध क्वेश्चन और आया था, जैसे कि आपके मजहर जी ने ही भेजा था कुछ क्वेश्चंस मुझे, जय मैं उसे भी ले लेता हूँ लगे हाथ, चाहे सब सभी का नॉलेज बढ़ जाए। मजहर अली जी ने ही एक सवाल भेजा था मुझे, वह था हम्म, देखिए एक्चुअल में ये जो इतने जो सवाल है ना वो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये हो जाता एक्चुअल में ईएमएफ होता क्या है। एक क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन, ईएमएफ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन एक्चुअल में है 11-12 क्लास के, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, माइनिंग लैंग्वेज में इसमें आएगा नहीं, लेकिन कुछ जो है ना, कुछ जो इंस्टीट्यूट है, अब उन्हें क्वेश्चन माइनिंग के नहीं मिलते तो वो सोचते हैं पुराने कुछ भी डाल दो। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस कभी भी इस टाइप के नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो भेजे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है ना दोनों फील्ड मिलते हैं और उनके दोनों को मिला करके जो फील्ड तैयार होती है ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किसमें, ये डिपेंड करता है आपका पी एन बाई 120। ठीक है, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, क्या होता है, साउथ पोल, नंबर ऑफ पोल्स। और आपका एन क्या है, एन आपका स्पीड है। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, किसका, स्पीड, आपके मोटर का जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे अपन जो मोटर की वाइंडिंग होती है ना, तो वाइंडिंग में हम इंसुलेटर डालते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मोटर जलेगा चलेगा तो उसका वाइंडिंग क्या होगा, गर्म होते चलेगा। तो वाइंडिंग को किस हद तक गर्म होगा तो उसको क्या होगा, इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, वरना वो क्या होगा, जल जाएगा। तो वो जो इंसुलेटर है वह कौन से टाइप का होता है, वो एक्चुअल में एफ टाइप का सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। ठीक है, एक एडवांस वर्जन वैसे एच टाइप दिया गया, देखिए 4 वर्जन होते हैं इंसुलेटर के। ये पूछा गया है, इंसुलेटर पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, मतलब कि पेपर डालते हैं। एक्चुअल में ऐसा सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसुलेटर के 4 टाइप होते हैं। एक होता है ए, एक बी, एक एफ, एक एच। जो एच टाइप है ना, ये सबसे अच्छा टाइप का इंसुलेटर किसी भी मोटर के वाइंडिंग के लिए माना गया है। देखिए इंसुलेटर मतलब वायर में भी इंसुलेशन लगाया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक का, लेकिन ऐसा इंसुलेटर आपका वाइंडिंग पे नहीं लगाया जाता। ठीक है, आपका जो एच टाइप का है ना सबसे एडवांस वर्जन का है। ये कितना है, ये लगभग लगभग आपका 155 डिग्री सेल्सियस से 300 से डिग्री सेल्सियस तक का अगर गर्म हो जाए तो भी वो ये जो इंसुलेटर है वह सह जाता है, आपका वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग को जलने नहीं देता है। लेकिन जो आपका सवाल था मजहर जी, अगर वो क्लास में हैं तो उनके सवाल के अनुसार मैं ये बता दूं कि जो एफ टाइप का होता है ये सबसे फेस एडवांस में लगाया जाता है, जो कि एच ऑप्शन में नहीं है, ये अभी सबसे है न्यू वर्जन, लेकिन ये एफ एच ऑप्शन में नहीं है, तो आपका एफ इज द राइट आंसर होगा। सबसे एडवांस वर्जन यही है। ये लगभग लगभग आपका 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर भी मोटर वाइंडिंग के आसपास का सह जाता है। ठीक है, ए बी एफ एच ये 4 टाइप के इंसुलेटर आपके रहते हैं, जिसमें सबसे एडवांस है एच, उसके पहले एफ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात की आपने, तो पी एन बाई ये नंबर ऑफ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है ना, जैसे एक चुंबक होता है, तो जब उसका साउथ साउथ को आप पास लाएंगे तो दूर जाएगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को पास ले आएंगे तो वो चपक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो पोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अलग मान लीजिए आपने साउथ साउथ को मिला दिया तो दोनों चपक जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड तैयार ही नहीं होगा। लेकिन आपने नॉर्थ साउथ को लाया, सॉरी अपोजिट लाया,
नॉर्थ साउथ को, तो आप आपस में चपकेंगे, लेकिन साउथ साउथ लाएंगे तो क्या होगा, वो दूर भागेगा, तो वहां पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और जब वहां पास आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं तो एक फील्ड बना लेता है, जिसको हम इस प्रकार से डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे 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 करके, आप ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेट पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप बोलेंगे तो मैं दिखा भी देता हूँ। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गई कुछ डाउट, जो पुराने जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लगा रहे हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट के लगा रहे हैं, उनका भी डाउट क्लियर करना जरूरी है, वो भी हमारा काम है, ठीक है, उससे नॉलेज ही बढ़ेगा। अब आ जाते हैं, हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारा बात था माइंड हॉलेज का। लास्ट क्लास में मैंने हॉलेज के ऊपर आपको सब कुछ बता दिया था। हम बात कर रहे थे इसी का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया इसका एडवांटेज क्या है, कितने किलोमीटर पे चलता है, कितना इंक्लिनेशन है, 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, 1/7 क्या है, कौन ज्यादा इंक्लाइन है, ठीक है। इन चीजों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अब इसी के मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ आपको हॉलेज सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद हम एनलेस हॉलेज की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए आपको ना एफबीडी बनाना जरूरी होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब कि जो फोर्सेस किसी भी बॉडी पर या किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस, जो आपका फोर्सेस लग रहा है, तो उसे सेंटर मान करके उस सारे के सारे फोर्सेस को, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने को हम एफबीडी कहते हैं। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम, अगर आपको हॉलेज का न्यूमेरिकल करना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, चाहे वह एनलेस हॉलेज हो, चाहे वो ग्रेविटी हॉलेज हो, कोई सा भी हॉलेज हो, उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? सबसे पहले, free body diagram are used to show the relative magnitude and direction of all forces acting on an object. फ्री बॉडी डायग्राम एक डायग्राम है जो कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पर लग रहा है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर दिखाते हैं तो हम उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल ब्लॉक है, ठीक है, एक ये नॉर्मल ब्लॉक है, इसको आप इस डायरेक्शन पर चलाना चाहते हैं, एफ डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या लगेगा, हमको ये मान के चलना है कि इसका सारा का सारा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास इस सेंटर पर लग रहा, और इस सेंटर में सबसे पहले क्या लगती है, ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी ग्रेविटी प्लस इसका मास, तो ये नीचे की ओर लगेगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगती है, तो मैं लिख दूंगा mg, मास विथ ग्रेविटी, ठीक है। अब ये नीचे की ओर लगातार लग रही है तो धस जाना चाहिए, तो मतलब ये ऊपर की ओर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, आर। अगर मान लीजिए हम नीचे की ओर दबा रहे हैं तभी ना, और जब आप इसको इस डायरेक्शन पे चला रहे हैं तो क्या होगा, दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो जिसको हम छोटा एफ आर से दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो इसी चीज को, कि किसी बॉडी को चलाने में कितना सारा हमको फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसी फोर्सेस को दिखाने को हम फ्री बॉडी डायग्राम होता है। ऐसे ही अगर आप हॉलेज सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए तो आपको न्यूमेरिक, आपको फॉर्मूला रट के जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट बनाएंगे, 2 मिनट का काम है, तुरंत बनता है, जैसे कि अभी मैं बताया हूँ। बस कंफ्यूज नहीं होना है, जहां दिक्कत हो पूछिएगा। अब इसको क्या होता है, जब ये हम कर लिए, उसके बाद जित एक्स एक्स डायरेक्शन पर लगने फोर्सेस इन एक्स एक्स, देखिए हमेशा जो भी बॉडी है वह हमेशा इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे होगी, हमें ये मान के चलना है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन को एक तरफ और वाई वाई डायरेक्शन को एक तरफ, फोर्सेज इन एक्स एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं, एफ इज इक्वल टू एफ आर, फ्रिक्शन, ठीक है। वैसे ही एफ वाई डायरेक्शन पे भी हमको अलग अलग कर लेना है, एफ वाई बराबर 0, ठीक है। एफ वाई, तो वाई डायरेक्शन कौन सा, ये खड़ा वाला वाई है, ये वाला एक्स है, ठीक है। तो ये हो गया आर इज इक्वल टू और एम जी, ठीक है। और ये मैथमेटिकली प्रूफ है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये मैथमेटिकली प्रूफ है, सॉरी, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर, ये याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैं लिखवा ही देता हूं आपको, लिख लीजिए इसे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू
म्यू, म्यू क्या है, म्यू लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका आर है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए इसी में, इसी जगह पर आर इज इक्वल टू क्या है, एम जी है। तो मैं ये जो फोर्स है, ठीक है, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, तो मतलब आपका एफ इज इक्वल टू म्यू, आर की जगह एम जी है तो मैं एम जी लिख दिया, ये आपका निकल गया। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको उस हॉलेज को खींचना है। कब, जब अगर वो हॉलेज लेवल सरफेस में हो जाएगा, मतलब कि मान लीजिए एनलेस हॉलेज है, तो एनलेस हॉलेज कहाँ चलता है, लेवल पे चलता है, उसको अंडुलेटिंग ग्राउंड पे तो नहीं चलता है, उसमें डबल ट्रैक लगते हैं। तो ये उसको चलाने के लिए मिनिमम आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, टब का मास दिया रहेगा, ठीक है, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया रहता है, जो भी रहेगा 0.2 0.3, ये किसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन का है, ट्रैक और जो आपका रोलर है, ट्रैक और रोलर के बीच का जो फ्रिक्शन है वो आपको दिया हुआ रहेगा। मास आपका रहेगा, मास खाली टब का मास भी रहेगा, भरे हुए का भी रहेगा, तो भरे हुए के साथ टब का मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पास आपका क्या निकल आएगा, उस टब को चलाने के लिए कितना पावर, कितना फोर्स लगेगा, जनरली आपको जनरली पूछता है। पहला सवाल आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अब डाउट कहाँ फंसता है, जब ये तो आपका नॉर्मल केस हो गया, अब अगले आगे बढ़िए, क्या करना रहता है आपको दिख जाएगा, ये नोट्स में है। देखिए मैं जो आपको हिंदी से बता दे रहा हूँ उसी चीज को मैंने इसमें डाला है, तो एक एक लाइन पढ़ने से अच्छा है कि आप मेरे से मुंह जवानी चलते चलिए। जैसे कि देखिए, चूज ए कन्वीनियंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक्स वाई कोऑर्डिनेट चूज कर लीजिए। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स टू ईच फोर्सेस इन द एफबीडी, एफबीडी में आपको हर एक फोर्स को, हर एक कंपोनेंट को दिखाना है। एड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट सेपरेटली, एक्स और वाई कंपोनेंट को अलग अलग दिखाइए। ठीक है, अभी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हम सबसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की हो जाएंगे। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा लाइन, जो मैं अभी आपको ये बॉक्स वाला बताया ना, ये हॉरिजॉन्टल। अब ये बात कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या हो गया आपका, जब आप ऐसे है, ठीक है, क्योंकि आपका इंक्लाइन ऐसे ही उतरते हैं ना आप लोग, ठीक। तो जब ये वाला होगा तब इस केस को पढ़ेंगे। ये आपका किसमें काम आएगा, ये डायरेक्ट रो कॉलेज और ग्रेविटी कॉलेज में आपका ये काम आएगा, एनलेस कॉलेज में आपको ये वाला काम आएगा। तो आपको इसलिए उस समय ये देख के रखना है कि कौन सा कॉलेज की बात उस क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, ये आपका आ गया ऊपर, ये ठीक। चलिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। देखिए, आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसको फोर्स दिया जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कि ये कौन सा है, ये एक्स है और ये वाई है। तो द हॉरिजॉन्टल फोर्स एस बराबर 12 न्यूटन इज अप्लाइड, 12 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है टू ए ब्लॉक विथ ए मास ऑफ 6 kg, ये इसका मास कितना है, 6 kg है, ऑन ए फ्रिक्शन लेस टेबल, ये जो टेबल है इसमें फ्रिक्शन नहीं है, मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। द ब्लॉक was originally at rest when the force was applied. Draw a FBD and find the acceleration of the block and its velocity after the travel 0.4 from the origin. ठीक है, आपसे ये पहला सवाल पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, FBD सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा कि आपके पास ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा, इसको चलाना है, तो फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट में सबसे पहले नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, m मतलब इसका मास, g जो कि ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम n की डिनोट करेंगे, और एक f डायरेक्शन लग रहा है f। ठीक है, इतना ही चीज लग रहा है ना। अब देखिए ये इतनी चीजें हैं, तो आप नीचे की ओर आइए, देखिए यही चीज बनाए हैं, अप्लाइड फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वेट W, वेट मतलब वेट इज इक्वल टू mg होता है। देखिए मास और वेट में क्या अंतर है,
मास और वेट में क्या अंतर होता है? मास जो आपकी बॉडी, मतलब मैं 70 kg का हूं, वेट जब मेरे मास के साथ जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका? ग्रेविटी का, तो वो बन जाता है वेट। यही अंतर होता है मास और वेट में, दोनों शब्द अलग अलग हैं, इस बात को याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में वेट दिया रहता है, मतलब उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड पहले से मल्टीप्लाई है, दोबारा अगर आप 9.8 मीटर पर सेकंड दोबारा अप्लाई करते हैं तो वो आपका न्यूमेरिकल वहीं जाके आपने गलत कर दिया। तो मास और वेट में ये अंतर है, जब मास दिया होगा मतलब कि मेरी बॉडी का वेट 70 kg है, 60 kg है, जब मैं अपनी बॉडी के वेट के साथ ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 60 गुणित आपका 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 6 गुणित 98 हो गया आपका, 6 8 6 48, 8 4 कैरी, 9 6 54, 54 और 58, ये आपका आ गया 588 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका वेट और ये मास में अंतर होता है। क्लियर है? बस आपको नॉर्मल चीजें हैं, बाकी तो क्लियर है। अब ये हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, अभी हम क्या था, ये देखिए, ये देखिए, अब जब यहाँ पास से हम फोर्स लगा रहे थे तो हम एक डायरेक्शन पे, एक्स के डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे थे, एक्स के डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे थे, एक्स के डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे थे, एक्स के डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स जो लगा रहे हैं एक एंगल पर लगा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल आपका एक्स और वाई पे लगाने पे क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन के फोर्स को एक लाइन पे लिख लीजिए, वाई डायरेक्शन के फोर्स पर एक डायरेक्शन पे लिख लीजिए। लेकिन अब जो हमारा नया कष्ट आ रहा है वह कष्ट ये है कि ये जो आपका ब्लॉक है, अब इसमें इस डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है। तो जब इसे इस डायरेक्शन पर लग रहा तो ना ये y है ना ये x पे आ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये मान लीजिए एक एंगल थीटा है। मजहर जी, मास और वेट में क्या अंतर होता है? मास वेट में जब वेट लिखा होगा इसका मतलब उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई है। मास मतलब मेरे बॉडी का जो ओरिजिनल वेट है, मान लीजिए मैं 60 kg का हूँ तो ये 60 kg। ठीक है, वेट किसको कहेंगे? जब मैं 60 kg में मल्टीप्लाई कर दूं 9.8 का। ठीक है, वेट में आप क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। मास में 9.8 इंक्लूड रहता है, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं सिद्दीकी जी? पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आपके, आप मजहर जी का कहना है मास मतलब मेरा वेट 60 kg, और जब उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 9.8 तो ये बन जाता है वेट। वेट में हमेशा आपका ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन रहता है। और पूछ रहे हैं वो, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मास मतलब ओरिजिनल वेट, और आपका जो केजी है, जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी का वेट 60 kg है तो 60 kg, कुछ नहीं इसमें। लेकिन जब वेट पूछेंगे आप तो मैं अपने बॉडी के वेट में 60 गुणित 9.8 कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी तो वो मेरा वेट रहेगा। ठीक है, तो वेट किस में रहता है? वेट न्यूटन पे रहेगा। चलिए, अब आते हैं नए प्रकार के इसमें, आपका ये वाला। ठीक है, ये जो है, आप देखिए इसमें जो आपका फोर्सेस था ये सीधे नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे इसमें क्या था, फोर्सेस ऐसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे, तो इन्हें बांटना आसान था। अब फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, तो इसके लिए एक तरीका बताया गया कि ये मान लीजिए ब्लॉक है, तो ये यहाँ पास से क्या होगा, इसे आपको एक्स और वाई में बांटना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका है, ठीक है, आप एक्स और वाई अभी सीधा सीधा देख रहे हैं, फोर्सेस किधर लग रहा है, ये मास है, ये इस डायरेक्शन पर लग रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है कि नहीं है? ठीक है,
आपका ये जो फोर्स है ये किधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट अपोजिट एंगल इसी को कहते हैं। ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल के अनुसार मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि जब ऐसे फोर्सेस होते हैं तो हम इन फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये आपका जो पास वाला होता है तो इसे मैं बोलता हूँ कॉस थीटा, और जो दूर वाला होता है, ठीक है, ये फोर्सेस का डायरेक्शन एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ये आपका हो जाता है साइन थीटा। कुछ डाउट यहाँ पास? जो थीटा के पास रहेगा, इस एंगल के पास में रहेगा, उसे आप लिखेंगे कॉस थीटा। फोर्सेस कुछ भी हो, मान लीजिए एफ है तो एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। इसको आपको दो भागों में बांट लेना है, मतलब कि जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो देखिए जब आप इधर इस एंगल से एक फोर्स लगाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल पे भी जाएगा और वर्टिकल पे भी जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे भी जाएगा, वर्टिकल पे भी जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे भी जाएगा, वर्टिकल पे भी जाएगा, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये मास है, ठीक है। ये मास के अलावा आपका नीचे की ओर लगेगा उसका मास mg, ये ऊपर की ओर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो इसी में ये जो इस डायरेक्शन पे लग रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया थीटा एंगल, ठीक है। तो आपका इसी डायरेक्शन पे हो जाएगा, इसी के नीचे लिख रहा हूँ एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा। मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एक कंपोनेंट सिर्फ, मतलब एक कंपोनेंट ही सिर्फ उसको ब्लॉक को आगे बढ़ाने के काम पे आ रहा है, ये वाला एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट उसे क्या कर रहा है, नीचे की ओर धकेल रहा है। तो मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर, अब एक्स एक्स और वाई वाई, फोर्सेस एक्स एक्स बराबर जीरो, फोर्सेस वाई वाई बराबर जीरो, ये करना है आपको। तो आपका क्या हुआ, एफ कॉस थीटा बराबर जीरो हो गया, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए भाई, ये जो चीजें हैं ना, ये 11th से क्लास की हैं, पुरानी चीजें हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें काम करेंगे तो पक्का है कि आपका हो जाना है, ठीक है। ये आप बार बार जब इसे देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो ये इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन वाला क्या हो गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये वाला देखिए, ये जो फोर्स है, ठीक है। और एफ कॉस थीटा बराबर जीरो, मतलब इतना आपको आगे बढ़ाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस आपको फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, बस। आगे चलिए, ये देखिए ये चीज ये भी दिया है, नीचे आपका वेट है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, ये देखिए ये आपका इधर आया, ये हो गया एफ कॉस थीटा। ये देखिए एफ एक्स डायरेक्शन में क्या है, एफ कॉस थीटा। एफ वाई में क्या है, एफ वाई में एफ साइन थीटा, ठीक है। तो आपका जो एफ साइन थीटा है और ये ऊपर वाला एफ कॉस थीटा है, तो इसमें आपका जो फोर्स आप लगा रहे हैं ना, वह पूरा का पूरा फोर्स उसको मूव करने में काम नहीं आ रहा, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है उसे मूव करने में काम आ रहा है। अब देखिए, अभी तक आपका जो क्वेश्चन ऊपर में मैं कर रहा था उसमें फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं था। अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें फ्रिक्शन इंक्लूड है, फोर्स एट एन एंगल प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। और हमारा जो केस रहता है यही वाला रहता है, क्योंकि हम फ्रिक्शन माइनिंग के उसमें लेके चलते हैं, ये वाला। क्योंकि ऊपर की चीजों को मुझे बताना था, तभी तो आप बाकी चीजों को आगे भी समझ पाएंगे।
इस कारण से मैंने आगे की राम कहानी बताई। अब इसमें भी आपको वही है कि जब आपका ब्लॉक हो, देखिए एक्चुअल में हमारा इंक्लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ही आपको लास्ट में मैं रटा दूंगा, मैं रटवा भी दूंगा प्लस समझा भी दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे आप वो काम करिए। अब जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक में क्या है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है फिर से इधर, लेकिन अब क्या है, अब क्या है, ये मान लीजिए मास है, इसमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, आपका सबसे नीचे लग रहा क्या, मा mg, ऊपर लग रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फिर आपका इस एंगल पर ये फोर्स आ रहा है इधर से, तो ये आपका नीचे आ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन पे आपका, तो आप इधर मूव करा रहे हैं, तो ये आपका अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, मैं आपको बताया, ये थीटा दिया हुआ है ना, पहले से दिया हुआ है, देख लीजिए, ये वाला एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, तो आपको ये वाला एंगल थीटा मिल जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये एफ डायरेक्शन था, तो ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा, और ये आपका इसी के नीचे और एक एरो बना लीजिए, ये हो गया आपका एफ साइन थीटा, ठीक है, और आप जब ब्लॉक को इस डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं तो पीछे क्या लगेगा, ये आपका लग जाएगा एफ आर फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को जो फोर्स ओवरकम कर रहा है वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा, सिर्फ फोर्स का एक कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट नहीं हो रहा, मतलब कि हमारा फोर्सेस जब हम किसी भी ब्लॉक पर एक एंगल से ब्लॉक लगाते, एक फोर्स लगाते हैं, देखिए जब हम उसे हॉरिजॉन्टल पुश करते हैं तो हमको कम ताकत लगाना पड़ता है उसे ढकेलने के लिए, ठीक है, लेकिन जब हम किसी एंगल से उसको फोर्स लगाते हैं तो हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, इसलिए कोशिश ये की जाती है कि हम, आप घर में प्रैक्टिकली भी देखिए, जब मान लीजिए कि सभी मैक्सिमम लोग इसमें शादीशुदा ही होंगे, कभी ऐसा हुआ कि घर में बोला जाता है कि अलमारी खसका दीजिए, बहुत दिन से महिलाओं का ऐसा है, घर में महिलाओं को एक जगह में सामान रखने का आदत नहीं है, वो चेंज वेंज करते रहने का आदत रहता है, तो जब आप अलमारी को एकदम सीधे धकेलते हैं, है ना, तो क्या होता है, बहुत आसानी से खसक जाता है, क्योंकि क्या होता है, आपका फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन पे लगाते हैं, जिसके वजह से वो आसानी से खसकता है, लेकिन अब यही आप काम करिए कि मान लीजिए अलमारी बहुत बड़ी कर दीजिए, ठीक है, अलमारी आप बहुत बड़ी कर दीजिए और आपका हाइट बहुत छोटा है, जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, वो आपका जो सेंटर ऑफ मास से बहुत ऊपर है, जब आप देखिए ये डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ उस अलमारी का, सेंटर ऑफ मान लीजिए कि आपके हाइट के आसपास है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी अलमारी है तो आपका क्या होगा, आप इस एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी जो बहुत बड़ी अलमारी होती है और बहुत छोटा हाइट का आदमी हो या बच्चा हो तो अलमारी नहीं खसका पाता है, तो क्यों, क्योंकि ताकत तो बराबर लगा रहा लेकिन एक एंगल पे चला जाता है, ठीक है, तो यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपका फोर्स, तो अब इसको हम दोनों को करेंगे, आपका फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गया एक्स एक्स डायरेक्शन पर एफ कॉस थीटा, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एफ एक्स एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, अब लिखता हूं एफ वाई वाई, वाई डायरेक्शन आपका ये है, तो ये आपका हो जाएगा एन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, क्लियर है, ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग अपने वाले केस में, हॉलेज का इंक्लाइन वाला केस, ये देखिए ये एंगल आपका कैसे होता है मैं बताया, ये अगर आपको एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला एंगल होता है, ये होता है अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो कि सेम होता है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो कि सेम होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये टोटल आपका कितना होता है, ये 90 होगा, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब आ जाइए देखिए, अब ये आगे हमारे पास रफेज वाला प्रॉब्लम, ठीक है, अब लास्ट बार जब मजहर जी ने पूछा रहा तो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि उन्होंने पूछा रहा कि सर ये वाला थीटा है, ठीक है, ये वाला थीटा है, तो जो ब्लॉक यहाँ पास रखे रहता है उसका एंगल थीटा सेम कैसे हो सकता है, ये मजहर जी ने लास्ट बार पूछा रहा, मुझे यहाँ पास ब्लॉक रखा, जब मैंने वो इंक्लाइन पे पढ़ा रहा था तो मुझे उसका डायग्राम मिल गया, तो मैंने उसको रख लिया, जैसे ये ब्लॉक था मैंने इस एंगल को थीटा बोला, तो जब ये ब्लॉक रखा हुआ था
ठीक है, तो अब ये ब्लॉक एंगल पे है, लेकिन mg किधर लग रहा था, mg तो नीचे की ओर लगेगा ना। और आप एक्स वाई किसको मान रहे थे, प्लेन के पैरेलल हम एक्स मान रहे थे और प्लेन के वर्टिकल हम वाई मान रहे थे कि नहीं। तो ये जो एंगल है मैंने बताया था ये भी थीटा है, जैसे ये थीटा है ये एंगल भी थीटा रहेगा, ये चीज मैंने बताई थी। तो मज्जर जी ने बोला था कि सर ये एंगल सेम कैसे है। देखिए, जब आप यहाँ से सेंटर ऑफ मास से, मान लीजिए यहाँ पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक, यहाँ से आपका जो mg है वह ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल अपने को चाहिए रहता है, ठीक। अब ये एंगल कितना होगा, ये आपका थीटा है। जब आप ये पूरा का पूरा लाइन खींच दिए तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, ये कितना हो गया, ये आपका थीटा है, इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये कितना हो गया अल्फा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब जब हम यहाँ से एक लाइन खींच करके सेंटर से यहाँ पास खींच दिए तो ये एंगल कितना हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया आपका, ये और ये एक ट्रायंगल बना, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू मैं लिखूँ 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब 90 डिग्री माइनस अल्फा की जगह मैं लिख रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये और ये कट गया तो आपके पास क्या बचा, बीटा इज इक्वल टू थीटा। यही चीज़ मैं आपको उस दिन बताना चाह रहा था, लेकिन मेरी भी गलती थी, मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाया क्योंकि डायग्राम नहीं था, आज डायग्राम मिल गया मुझे। तो ये देखिए, यही चीज़ आपको मैं डायरेक्ट बताया था, ये जो mg बनाएगा तो जब आप इसे पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या मान रहे थे, जब भी आप वेज की बात करेंगे, इंक्लाइन की बात करेंगे, तो इंक्लाइन के जब फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो इंक्लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और करेक्ट उसके परपेंडिकुलर उसके 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे, तो ये आपका 90 डिग्री लाइन है और ये आपका थीटा और ये एंगल हमेशा बराबर होगा, सॉरी ये वाला, तो ये एंगल वेज का एंगल होगा ना, वही एंगल आपका ये और इसके बीच का वर्टिकल लाइन और mg के बीच का जो एंगल होगा बराबर होगा। याद रखिएगा कि आपका जो इंक्लाइन का एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, तो वही चीज आपका ये इनके जो आपका इंक्लाइन के वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे तो mg और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल भी सेम होगा। ये देखिए, अब आपका आ गया इंक्लाइन प्लेन। जब आप इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये आपका हो गया पूरा का पूरा वेज, वेज मतलब सॉरी, ये आपका हो गया इंक्लाइन प्लेन, ये आपका हो गया ब्लॉक मास m, ठीक है, और यहाँ पास से सेंटर ऑफ मास से सीधे लग रहा है आपका की ओर, ये ऐसे क्यों लगेगा, ये हो जाएगा mg। आपको लाइन डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये हो गया और इसके परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और मास के बीच का एक एंगल पड़ता है जिसे हम थीटा बोलेंगे, तो ये थीटा है वही थीटा यहाँ पास। दोबारा बता रहा हूँ मैं क्लियर कट में, ये आपका ब्लॉक है, फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए एग्जाम में आप अगर भूल जाते हैं फॉर्मूला तो तब के लिए, ये आपका बन गया थीटा, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, इसका जो वेट है ये लग रहा है नीचे mg, तो इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये आप इसके जो आपका ये है ना क्या नाम है इंक्लाइन, इंक्लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचिए, ठीक है, और उसके करेक्ट परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर इसके बीच का एंगल है ये बन जाएगा थीटा, और यहाँ से आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये है, इस डायरेक्शन में आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन पे आपका लगेगा फ्रिक्शन, और इधर आप एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा mg cos थीटा, और ये आपका बन जाएगा फोर्स के डायरेक्शन में mg sin थीटा। मतलब जो उसका मास है, जो उसका मास है, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट उसे नीचे की ओर ढकेलेगा, ये नॉर्मल सी बात है। जब आप किसी स्लाइड चीज में स्लाइड इंक्लाइन पर एक आप ब्लॉक रख दीजिए तो वो ब्लॉक क्या होता है, नीचे की ओर फिसलता है, नीचे की ओर जाता है, उसका एक कंपोनेंट उसे नीचे की ओर खसकाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, उसे
एफ फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर खींचने के लिए। आप जब हॉलेज इंजन मारते हैं तो इंजन के द्वारा आप ऊपर खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? खींच रहे हैं। तो आप एफ है तो वो आप ऊपर की ओर डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे ये है प्लस फ्रिक्शन, प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब कि चलिए एक डायग्राम और बना करके मैं अब आपको सार बता रहा हूँ, तो उसके बाद हम वापस अपनी क्लास में घुस जाएंगे। मतलब कि ये आपका हो गया एक इंक्लाइन, ये एंगल है थीटा। ये आपका हो गया एक ब्लॉक, जैसे कि आप ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ये मान लिया जाए। क्लियर है? अब इस ब्लॉक को मैंने कहा कि आप नीचे की ओर डाल दीजिए ये mg। इसको कैसे फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैंने आपको बोला कि एक लाइन आप खींचिए पैरेलल x डायरेक्शन में और करेक्ट उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो आपका बन गया, ये आपका हो गया थीटा एंगल, ये वाला, ठीक है। ये आपका mg, नॉर्मल रिएक्शन किधर जा रहा है, ये आ गया आपका n, ठीक है। आप ऊपर की ओर खींच रहे हैं मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है। आप mg है तो आप नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर तो mg cos थीटा, और इधर की ओर क्या लग रहा है, mg sin थीटा। अगर मतलब कि अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बराबर लिखूं mg cos थीटा, ठीक है, और इसके साथ ही मैं लिखूं फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा आपको फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। मतलब कि अगर आपको उसे ऊपर खींचना है तो मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा आपको इतना फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन बराबर क्या बताया हूं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया हुआ है, कितना, तो मैं क्या एफ बराबर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? एफ बराबर मैं लिख सकता हूँ ऊपर में कि म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। यही फॉर्मूला मैं उस दिन आपको लिखवाया था। लेकिन ये अभी किसका हुआ, ये हुआ आपका टब का। ये किसका हुआ, ये हुआ अभी ब्लॉक मतलब टब का। अब इसके साथ प्लस कर दीजिए आप रोप का, तो इसमें भी यही लिख लीजिए आप म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये आपका हो गया रोप का, ठीक है। और अब इसमें में जब आप टोटल में जो फोर्स निकलेगा तो उसमें पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। बस इतना पावर मोटर को लगाना पड़ेगा यहाँ पास के चीजों को ऊपर खींचने के लिए। बस ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा सारा का सारा डायरेक्ट रोप हॉलेज का। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। एनीबडी हैव ए डाउट देन टेल मी, नहीं तो क्लास को एंडलेस हॉलेज की ओर बढ़ाया जाए। आपको अगर हॉलेज का क्वेश्चन करना है तो बताइए कि एंडलेस हॉलेज की ओर बढ़े। ये आपका फॉर्मूला मैंने बता दिया। थोड़ा सा बोलते बोलते मुंह भी दर्द देने लगा, लगातार आज बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो चाहे थ्योरी पोर्शन हो, माइनिंग ज्ञान का पढ़ाया हुआ चीज से मैं आपको बाहर नहीं आएगा। किसी भी आप क्लास में आप देख लीजिएगा जो मैं पढ़ाया हूँ, रोप का फॉर्मूला नहीं समझा मैं। मजहर जी क्या पूछना चाहते हैं? जैसे आपका टब का केस हुआ ना, जैसे आपका टब का केस हुआ मजहर जी, ये जो आपका ये हुआ ना सारी चीजें, सेम चीज तो आपको रोप के साथ भी करना है ना। सेम चीज रोप का भी तो अपना मास है ना। ये टब का हो गया, सेम रोप का हो गया, टब का भी अपना मास है, ठीक है।
तो लिखते चलिए भाई, कुछ चीजों को लिखते चलिए, क्योंकि क्या है बेसिक चीजें हैं, वो चीजें देखिए मैं माइनिंग के साथ साथ बेसिक भी बता रहा हूँ, तो बेसिक चीजों को आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं इस एफबीडी को मैं डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि एफबीडी डालने बस से नहीं होगा, जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। इन विच केस, इन द केस वी हैव जब स्टडी द हॉलेस्ट प्रॉब्लम, बट when we solve the pump problem, that is power is equal to क्या है, Q by H multiply by 60 multiply by 102 multiply by efficiency, then power is equal to in kilowatt। but in other case क्या होता है, 102 की जगह क्या कितना वैल्यू था, 76 पॉइंट समथिंग था, ऐसा कुछ ना, 012 76 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, ये अलग अलग चीजों को मिलाइएगा मत। फिर न्यूमेरिकल मैं कल सॉल्व करा दूंगा, अभी के लिए कुछ है तो बोलिए। चलिए, कल आपका मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो कुछ चीजें आपको और ज्यादा समझ में आएंगी। आइए, माइन हॉलेज, अब बात करते हैं एंडलेस रोप हॉलेज की। एंडलेस रोप हॉलेज क्या होता है, कल करा दूंगा मैं, मजहर जी कल आपका ये काम करा दूंगा मैं, न्यूमेरिकल जो भी आपका सॉल्व कराना है। ठीक है, इन दिस सिस्टम, एंडलेस रोप हॉलेज की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी आपका ये खत्म हो गया। इन दिस सिस्टम देयर आर टू पैरेलल ट्रैक साइड बाय साइड। ठीक है, कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि आपका एंडलेस हॉलेज में डबल ट्रैक सिस्टम होता है। एक ट्रैक में क्या होगा, भरा हुआ टब जाएगा और दूसरे तरफ से खाली टब वापस आएगा, भरा हुआ जाएगा, खाली टब वापस आएगा। फिर क्या है, वन फॉर लोडेड टब्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वन फॉर लोडेड टब्स एंड अनदर फॉर एम्प्टी टब्स, एंड द एंडलेस रोप पासिंग फ्रॉम द ड्राइविंग ड्रम located out by end of the haulage road to the by in by end and back again via tension bogie। ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, जहाँ पास से उसको घुमाना हुआ रहता है तो वहां पास एक मूवेबल वाला ऐसे लगा के रखते हैं ट्रैक को बिछा करके, और यहीं पास से हम बीच से काट के हॉलेज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पास अपने को, जैसे क्या होता है, इसका भी डायग्राम आपको समझ में आएगा, जैसे कि क्या है, ये इस टाइप का सिस्टम कुछ रहता है, ये ऐसा। तो इस हॉलेज को ट्रैक करने के लिए टेंशन लगा के रखते हैं। ठीक है, चाहे टाइट रहे वो दोनों तरफ से। The tubs loaded as well empties are attached to the rope with regular interval with the help of clips। क्लिप्स के कई सारे देखिए, लॉमन क्लिप होता है, ऐसे 3-4 प्रकार के क्लिप्स हैं, अभी दिख जाएगा। So that the entire rope length has tubs on its at interval। ठीक है, ये देखिए, ये इसका पूरा डायग्राम है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, ठीक है, अब इसमें एक देखिए, ये क्लच है, ये मोटर है आपका जो कि घुमा रहा है, ये आपका रस्सा जिसमें बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ड्रम, तो ड्रम की जगह इसमें पुल्ली का उपयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लिफ्टन पुल्ली। अब ये सवाल आया था एक बार के सेकंड क्लास के पेपर में, ओवरमैन के पेपर में भी आया है, क्लिफ्टन पुल्ली का इस्तेमाल किस हॉलेज सिस्टम में किया जाता है। पहला, डायरेक्ट रोप हॉलेज, दूसरा एंडलेस रोप हॉलेज, ठीक है, तीसरा ग्रेविटी हॉलेज, चौथा मेन एंड टेल रोप हॉलेज। बताइए भाई, क्लिफ्टन पुल्ली का उपयोग किसमें किया जाता है, ए बी सी डी। एंडलेस में ऑप्शन बताइए भाई, आपको देखा भी जाए। एंडलेस रोप हॉलेज का उपयोग बनवारी लाल भैरवा जी ने डायरेक्ट रोप हॉलेज बोला है। बनवारी लाल जी, अभी अभी बता रहा हूँ, डायग्राम ये सामने खोल के रखा हूँ एंडलेस रोप हॉलेज का, और आप बता रहे हैं डायरेक्ट रोप। मजहर जी आपने सही आंसर दिया है। देखिए, ये पार्ट्स को याद रखिए, ये आप ये पार्ट्स को याद नहीं रखने से ना बहुत दिक्कत होगी। कि जैसे कि
जी बनवारी लाल जी, चलिए चलिए ठीक है, गलती हो जाता है, मैंने बनवारी लाल जी ने बताया। क्लिफ्टन पुल्ली, ये आपका जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनलेस रोप कॉलेज है। एनलेस रोप कॉलेज में क्या होता है, ये क्लिफ्टन पुल्ली है, इसमें आपका जो रस्सा है वो बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है आपका। इसके साथ साथ आपको यहाँ पास टेंशन के लिए ये देखिए, ठीक है, टेंशन के लिए चीज की जाती है। बीच में ये ट्रैक को, ये जो दिखा गया है, ये क्या है, ये आपके लोडेड टब्स है। इधर साइड से आपका लोडेड टब्स आता है, एक किसी भी एक जगह पे पूरा का पूरा गिराया गया, वापस से इस जगह में गोल घूम के वापस खाली टब यहाँ से वापस आता है। फिर इधर रोटेट होकर के इधर पास से ये एक किसी भी एक जगह से ट्रैक को चेंज कर देते हैं, जहाँ से हम चेंज कर देते हैं, मतलब वहाँ पास कैसा रहता है कि परमानेंट ज्वाइन नहीं रहेगा, इसको इधर ला करके वापस से उसे हटा लिया जाता है। मतलब उस ट्रैक को क्या होगा, जैसे ये ट्रैक है इस तरफ, ऐसा एक ट्रैक इस तरफ है, तो इसे बीच में ऐसे टेम्परेरी टाइप का मिला दिए, इसको इस तरफ ले गए, फिर इसको हटा दिया इस तरफ। ठीक है, तो ये काम इसमें किया जाता है, तो इसी को एनलेस रोप कॉलेज बोलते हैं। आपका क्लिफ्टन पुल्ली का उपयोग इसमें किया, पार्था राय गुप्ता जी ने भी बिल्कुल। ठीक है, अब बताइए स्लिप रिंग मोटर का उपयोग, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्लिप रिंग मोटर का उपयोग कौन से हॉलेज में किया जाता है? डायरेक्ट हॉलेज, एनलेस हॉलेज, ग्रेविटी हॉलेज, मेन एंड टेल हॉलेज। स्लिप रिंग मोटर का उपयोग किस हॉलेज में किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, आप बताइए। बनवारी लाल जी, पार्था रॉय गुप्ता जी, एमडी मजहर जी। बताओ भाई, मजहर जी ने एनलेस का नाम लिया है, बनवारी लाल जी, पार्था राय गुप्ता जी, बनवारी लाल जी ने जल्दबाजी कर दी। मजहर जी जल्दबाजी में आप आंसर मत दीजिए, आप तो। बनवारी लाल जी, पार्था राय गुप्ता जी सही हैं, बनवारी लाल भैरवा जी सही है, मजहर जी गलत हैं। मजहर जी ने नोट्स पढ़ नहीं रहे लग रहा है, वो न्यूमेरिकल में ध्यान है उनका। देखिए, ये आपका डायरेक्ट रो कॉलेज है, ठीक है। डायरेक्ट रो कॉलेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इस लाइन को पढ़िए, ए स्लिप रिंग मोटर विथ ड्रम कंट्रोलर इज यूज। स्लिप रिंग मोटर विथ ड्रम कंट्रोलर इज यूज, डायरेक्ट रो कॉलेज में उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट, ये देखिए डायरेक्ट नोट्स में, जबकि मैं लास्ट बार जब इसको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको, अच्छा मैंने ये नोट्स को डाला नहीं है क्या अभी तक? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी भी गलती है, ठीक ठीक ठीक, मैंने बेटा इसे डाला नहीं है। देखिए इस नोट्स को आप देखते चलिए, मेरी भी गलती है। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर का उपयोग आपका किसमें होता है? डायरेक्ट रोप कॉलेज में। चलिए, एनलेस रोप कॉलेज, क्लिफ्टन पुल्ली, ये सब मेन मेन पार्ट्स है जिसको आया है। ठीक है, चलिए टाइप्स। अब इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडलेस रोप हॉलेज, दैट इज ओवर रोप टाइप एंड अंडर रोप टाइप। ओवर रोप मतलब, इन ओवर रोप टाइप द हॉलेज रोप पासेस ओवर द टब्स एंड सेट ऑफ टब्स। क्या होता है कि जो ओवर रोप टाइप है ना, वो ऊपर ऊपर, मतलब कि आपका टब नीचे नीचे चलेगा, और ऊपर में हम क्या करते हैं, ऐसे क्लिपिंग कर देते हैं और रस्सा ऊपर से चलता है यहाँ से। ठीक है, और अंडर रोप क्या होता है, टब के नीचे से पास होता है, ये चक्के के बीच से अंडर रोप पास होता है। इन अंडर रोप टाइप इट मासेस बिनेथ द टब और सेट ऑफ टब, सेट ऑफ टब से नीचे से पास होता है। देखिए, सबसे स्लो स्पीड अगर कोई होता है तो यही होता है आपका, कौन सा? बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड लेस वियर एंड टीयर। सबसे, अगर आपसे बोला जाए सबसे स्लो स्पीड हॉलेज सिस्टम कौन सा है, तो आप बोलेंगे एंडलेस हॉलेज इज द सबसे स्लो। ठीक है, एक्सीडेंट फ्रॉम डिरेल टब डज नॉट कॉज मच डैमेज ड्यू टू स्लो स्पीड। ठीक है, जब इसका डिरेलमेंट भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा ये नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? डायरेक्ट रोप कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मोटर पावर है लेस पावर रिक्वायर्ड, इसमें मोटर में पावर में लेस रिक्वायर्ड, मतलब कि मोटर पावर आपको कम मोटर का भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसे आपको एक
पैरेलल जगह पे चलाना है, लेवल जगह पे चलाना है, ठीक है। इट डज नॉट प्लेस हैवी डिमांड ऑन पावर सप्लाई, बहुत ज्यादा डिमांड पावर सप्लाई का ये नहीं जरूरत पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट रो कॉलेज में क्या है, डायरेक्ट आपको चढ़ाई कराना पड़ता है, तो आपको स्टार्टिंग का जो आपका पावर है, स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इट रिक्वायर्स वाइड रोड फॉर टू ट्रैक्स। क्या है, इसको आपको जहां बैठाना है वहां चौड़ी रोड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दोनों तरफ ट्रैक बैठाना पड़ेगा ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस कारण से खर्चा ज्यादा है। तो यहाँ चौड़ी रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं पर बैठा सकते हैं क्योंकि इसमें 2 ट्रैक बैठाना है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्लिप ग्रेडियंट, जहां पर ग्रेडियंट ज्यादा हुआ है उसके लिए यह नहीं है। लोड on rope is large and a rope of larger cross section is required, ठीक है। if a breakdown of any tubs occurs the whole system comes to stand still। अगर मान लीजिए कोई एक भी टब खराब होता है तो सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। इट कैनॉट सर्व ए मेन रोड एंड ए ब्रांच रोड simultaneously unless elaborate arrangements are made to force the rope to the branch line with the help of deflection pulley। इसे याद रखिएगा, डिफ्लेक्शन पुल्ली का उपयोग किया जाता है। द टब्स ऑफ मेन रोड रोप हैव टू बी डिटैच एंड रीअटैच एट द ब्रांच लाइन। क्या है, जो आपका मेन रोड में जो टब्स होता है उसे अटैच और डीअटैच, मतलब कि पार्था रॉय गुप्ता जी कहना माइंड पंप का पीडीएफ नहीं मिला, डाल तो दिया हूँ यार पार्था जी, देख लेते हैं एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ। डिफ्लेक्शन पुल्ली का उपयोग किया जाता है। ये डिफ्लेक्शन पुल्ली का उपयोग क्यों किया जाता है कि इट कैनॉट, अगर आपको डिफ्लेक्ट करना है मतलब कि आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे, मतलब आपको मान लीजिए कि मेन लाइन है, ठीक है, मेन लाइन से अब आपको दूसरी लाइन पे लाना है, तो इसमें आपको एक डिफ्लेक्शन पुल्ली लगाना पड़ेगा, तब तो आप घूम करके इसे वापस आएंगे डिफ्लेक्ट करने के लिए। तो इसी का डिफ्लेक्शन पुल्ली का उपयोग किया जाता है कि इट कैन नॉट सर्व ए मेन रोड एंड ए ब्रांच रोड साइमल्टेनियसली, मतलब कि ये मेन रोड और ब्रांच रोड जो उसके टूटा हुआ रोड है दोनों में एक साथ नहीं चल सकता है, एक बार में एक ही जगह चलेगा, या तो ब्रांच रोड में चलेगा या तो मेन रोड में चलेगा। तो जब मेन रोड से इसको ब्रांच रोड में लाना पड़ता है तो वहां डिफ्लेक्शन पुल्ली का उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें 2 चीज हो गई, पहला क्या, जो आपको मैंने यहाँ बताया है, ये देखिए जो आपका यहाँ पास क्या है, क्लिफ्टन पुल्ली को ही डिफ्लेक्शन पुल्ली भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो क्लिफ्टन पुल्ली है उसी को हम डिफ्लेक्शन पुल्ली भी कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है कि कई सारे क्लिप्स का उपयोग किया जाता है एंडलेस रोप कॉलेज में। वो कौन कौन से क्लिप्स हैं, देखिए इसमें यूज किया जाता है क्रू क्लिप का, स्मॉल मैन क्लिप का, कैम क्लिप का, लेसिंग चेन का, ये चारों का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सवाल ऐसा होता है कि ये जो आपका लेसिंग चेन है किसमें उपयोग किया जाता है, जो लेसिंग चेन है वह किस जगह पे उपयोग किया जाता है। तो ये चारों को आपको पता होना चाहिए, दोनों चारों का आपको, ये देखिए क्रू क्लिप, दिस क्लिप इज टाइटन ऑन द रोप बाय अ हैंडल एंड a screw and the handle is coupled to the drawbar of the tub by a long steel rod hinged to the clip, ठीक है। ये कैसा रहता है डायग्राम, 2 मिनट, ये है डायग्राम से ही आप देख लीजिए, ये आपका कैसा है, क्रू क्लिप है, ठीक है। जो रस्सा आपका रहता है, आपका जो टब है इसके साथ ये अटैच में चलते रहता है, ठीक है, रस्से के साथ अटैच रहता है। कैब क्लिप है जो आपका, देखिए आपका एक, ये चारों प्रकार के क्लिप उपयोग में आते हैं। आपका लेसिंग चेन है, ये आपका टब है, ठीक है, और ऊपर का जो रोप चल रहा उसके साथ हम ये लेसिंग चेन को बांध के रखते हैं, और जैसे जैसे रोप आगे की ओर बढ़ता है तो ऐसे ऐसे ये ऊपर की ओर खींचते चलता है, ठीक है। ये किसके लिए है, जब ओवर रोप फॉलेज है। लेकिन जब अंडर रोप फॉलेज हम उपयोग में ला रहे हैं तो
हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, अंडर रोप कॉलेज में हमको जरूरत पड़ेगी स्मॉल मैन क्लिप की। ठीक है, ये भी रस्से के साथ देखिए कैसे बंधा हुआ है। ठीक है, ये कपलिंग, ये देखिए, ये एक टब से दूसरे टब के बीच में कपलिंग की होती है, ये लीवर हुआ रहता है। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है। चलिए, ये क्लिपिंग है आपकी, इसको देख लीजिएगा, कल मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा, फिर हम मेन एंड टेल रोप पॉलिश की ओर जाएंगे। आज के लिए कल न्यूमेरिकल करेंगे और सारे ये चारों क्लिप के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब में पढ़ लेंगे, कहाँ पास कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पहले करेंगे, उसके बाद हम ये क्लिप के बारे में पढ़ेंगे, और क्लिप के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने मेन एंड टेल रोप कॉलेज में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।